So students, so now see accounting equation. So अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, ये इक्वेशन फॉर्म में हम लोग A फॉर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, आप लोग जिसको नहीं पता है फर्स्ट टाइम में वो नोट कर सकते हैं। ओके, so assets is equal to liability plus capital means LHS is equal to RHS. It must be proved after passing each and every transactions. Okay, so हम लोगों को ये करना है और इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A is equal to L plus C. ओके, सो अब आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए A for assets, L for liabilities, C for capital. सो कितने लोगों को कैपिटल अभी नहीं मालूम होगा, कितने लोगों को लायबिलिटीज क्या होता है नहीं मालूम होगा, और एसेट्स तो इन शॉर्ट हम बताएंगे क्योंकि बहुत बड़ा क्लास ये सबका चल चुका है पहले। सो देखो सबसे पहले एसेट्स। एसेट्स में क्या होता है? एसेट्स मींस हियर कि द अमाउंट which we have to take from outsider, the amount which we have to take from outsider. Okay, so the amount which we have to take from outsider is called assets, or in other words we can say the amount due from outsider, the others. Okay, the amount due from outsider or others. Okay, so the assets को हम क्या कहेंगे शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम आउटसाइडर, जो हमें दूसरे से लेना है पैसा, वो एसेट्स पहला, और which are in possession of business, जो बिजनेस में ही है या जो बिजनेस का खुद का है। ठीक है, यानी जैसे अगर कोई बिजनेस फर्म कोई मशीन परचेस करती है, एसेट परचेस करती है, तो वो उसका खुद का पोसेशन हो गया, वो एसेट्स हो गया। और अगर उस बिजनेस ने किसी को गुड्स उधार सेंड किया है तो पैसा उसको दूसरों से लेना है, तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे? एसेट्स में। देखो एसेट्स क्या होता है, एसेट्स टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ओके, सो the amount which due from outsider or the which are in the possession of the business. For example, business has purchased a machine, furniture, building, whatever, so it must be in the possession of business. It is called assets. And the amount which due from outsider, जो हमने दूसरों से लेना है, बिजनेस फर्म को लेना है, वो एसेट्स होता है। ठीक है, अब क्या लेना है, कैसे होता है, ये हम बताएंगे। आप यू कैन मेक अ नोट। एंड फॉर लायबिलिटी, लायबिलिटी इट इज जस्ट रिवर्स, द अमाउंट which the amount due to outsider, due to outsider, जो अमाउंट हमें दूसरे लोगों को पेमेंट करना है वो हमारा क्या होगा, लायबिलिटी होगा। ठीक है, जैसे कि हमने किसी से उधार लिया है, if we have taken on credit or we have taken loan, we have purchased goods on credit, whatever, so the amount जो भी हमने दूसरों से उधार लिया है, this means we need to make payment sometime later. The amount due to outsider is called liability and the amount due from outsider is assets and which are in the possession of business. Now next, capital. So capital क्या होता है? It's a very common, सबको पता होगा। Capital refers to those amount, listen it carefully for the new student. Capital refers to those amount which have been invested by owner of its own. Owner ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है अपना खुद का, whether it is in cash or in kinds, means चाहे अगर मान लो मिस्टर ए is going to start his business, right?
तो अगर मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सपोज दैट कि उन्होंने अपने घर से 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 5 लाख रुपीज मिस्टर ए का है, इज ओनर। सो ओनर ने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, तो दिस 5 लाख रुपीज विल बी कॉल्ड कैपिटल। ओके, सपोज दैट समटाइम्स ओनर 5 लाख रुपीज भी ला रहा है और घर से जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था वो भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और वो फर्नीचर की वैल्यू एस्टिमेट की गई 50,000। सो टोटल कैपिटल हो गया 5,50,000, राइट। सो कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस टू रन द बिजनेस और टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लिखने जा रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या है, क्योंकि इतना टाइम अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई क्लास में हम लोग पढ़े थे और कुछ बच्चों ने बोला था, जैसे आदर्श ने बताया कि सर एसेट्स और लायबिलिटी हम लोग क्लियर नहीं कर पाए थे, इसलिए आप एक बार बता दीजिएगा। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, यू कैन मेक अ लिस्ट। ओके, सो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, आई होप। इफ यू हैव नॉट रिटन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, so just I am going to make a list, a short common list of the assets and liabilities, which you will find in the question. So see here, assets. Assets में क्या होता है, जैसे assets में कैश हो गया, बैंक, जो बैंक में पैसा हम डिपॉजिट करेंगे, यानी बिजनेस अपना खुद का पैसा जमा कर रहा है, बिजनेस के पास खुद का कैश है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक को हम कहते हैं गुड्स। गुड्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। गुड्स रेफर्स टू दोज थिंग्स इन विच अ बिजनेस फर्म डील्स, जिसमें एक बिजनेसमैन डील करता है, वो गुड्स कहलाता है। क्योंकि इसका क्लास हो चुका था पहले, फिर भी मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोलगप्पे वाला गोलगप्पा सेल कर रहा है तो गोलगप्पा उसके लिए क्या है, गुड्स, यानी परचेस और सेल जिस चीज में किया जाता है। तो गोलगप्पे वाला सेल करने से पहले या तो मैन्युफैक्चर किया होगा रॉ मटेरियल से गोलगप्पे में, या फिर उसको परचेस किया होगा रेडीमेड, ठीक है। लाइक मोमोज शॉप वाले के लिए मोमोज गुड्स हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो रिटेलर है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेस और सेल कर रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम्स क्या हो गए, गुड्स हो गए। तो गुड्स में बी एनीथिंग इन विच अ ट्रेडर डील्स, जिसमें वो परचेज और सेल करता है, ठीक है। सो स्टॉक, गुड्स, कुछ ये कॉमन है। उसके बाद होता है आपका डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, अभी मैंने बताया कि द अमाउंट ड्यू फ्रॉम आउटसाइडर इज कॉल्ड एसेट्स। सो डेटर, द अमाउंट, डेटर एक कस्टमर होता है जिसको कि हम सेल करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट। डेटर एक तरीके का हमारा कस्टमर है जिसको हमने गुड्स उधार सेल कर रखा है, तो उससे हमें पैसा क्या लेना है, वापस लेना है। तो डेटर कोई भी हो सकता है कि ड्यू फ्रॉम जिससे भी हमें पैसा लेना हो, ड्यू फ्रॉम वर्ड हो, ड्यू टू होगा तो वो क्रेडिटर में या लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। पर ड्यू फ्रॉम का मतलब डेटर जिससे भी पैसा हमें लेना है या हमने जिसको उधार बेचा, ठीक है। तो डेटर्स हो गए। अब इसके बाद आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी हमारे ऊपर ड्यू नहीं हुआ है बट हमने एडवांस में दे दिया। सो एडवांस में दे दिया, इट मींस व्हाट, ये हमारा पैसा बाकी है ना। सो जो पैसा हमारा बाकी है वो एसेट्स, राइट। तो ये एसेट्स हो गया। अब इसके बाद अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम आप लोग इसका लिस्ट बना लीजिएगा, शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्यूशन में आसानी होगी। अक्रूड इनकम क्या होता है, अक्रूड का मतलब होता है अर्न, यहाँ पे अर्नड इनकम। अर्नड इनकम मींस इट refers to such kind of income which actually we have earned but still we have not received in cash। अभी तक हमको वो पैसा मिला नहीं है, हमने अर्न कर लिया। इसका मतलब हमने अर्न कर लिया और पैसा नहीं मिला, तो क्या मतलब हुआ कि हमारा पैसा बाकी है जिसके यहाँ हमने अर्न किया। लाइक कि आपने बैंक में एफडी किया है, फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट क्या हुआ, अक्रूड हो गया, आपने अर्न कर लिया लेकिन बैंक आपको दिया नहीं है। तो बैंक करता है क्या है कि अगर आपने 5 ईयर के लिए एफडी किया हुआ है तो बैंक आपको हर साल इंटरेस्ट आपके हाथ में नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में ऐड करने लगता है, ठीक है। तो सारा जो हमने इंटरेस्ट तो अर्न कर लिया लेकिन अभी हमको मिला नहीं है, हमको भी लेना है।
तो ऐसा कोई भी इनकम वो हमारे लिए एसेट्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो देखो एसेट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है करेंट एसेट्स और एक होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी तक जितना एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया ये सब करेंट एसेट्स है जिसकी वैल्यू एक साल में चेंज होती रहती है। ठीक है, और आता है कुछ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर बाइक एक्सेट्रा विच वी यूज इन आवर बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टूड। अब आते हैं लायबिलिटीज में। आई थिंक यू हैव टेकन अ नोट्स ऑफ इट। आई एम गोइंग टू राइट द लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज। कैपिटल का कोई लिस्ट नहीं है, आपको पता है वो ओनर्स फंड होता है। सो लायबिलिटीज में जैसे क्या हो सकता है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, सप्लायर जिससे हमने गुड्स उधार परचेस किया, यानी ड्यू टू। सप्लायर्स को जब हमें पैसा पेमेंट करना है, ड्यू टू वर्ड लगा है तो वो क्रेडिटर्स में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद लोन, अगर से लोन लिया है हमने किसी से, लोन फ्रॉम, किसी से भी लोन लिया है चाहे किसी पर्सन से या किसी बैंक से। ठीक है, लोन अगर हमने लिया है इट मींस इट इज अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटी। एंड नाउ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो देखो एक ऐसा एक्सपेंसेस जो एक्चुअली में इनकर्ड हो चुका है, एक्सपेंसेस जो कि हमारे ऊपर ड्यू हो चुका है, बट स्टिल वी हैव नॉट पेड, लेकिन अभी भी हमने पेमेंट नहीं किया है। अगर हमने अभी पेमेंट नहीं किया है तो इसका मतलब हमें पैसा अभी बाद में देना पड़ेगा। तो द अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर विल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ लायबिलिटी, और उसका जो नाम होगा उसे कहेंगे हम आउटस्टैंडिंग। और एक्सपेंसेस का नाम कुछ भी हो सकता है, लाइक सैलरी, वेजेस, रेंट, जो भी नेम ऑफ एक्सपेंसेस होगा वो उसके आगे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सो ये भी लायबिलिटी होता है। अब इसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आप लिख लो। ये देखो जस्ट रिवर्स हो गया अक्रूड इनकम का। अक्रूड इनकम क्या था कि हमने अर्न कर लिया बट मिला नहीं है, और ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग अल्टरनेटिवली अनअक्रूड इनकम कह सकते हैं। अनअक्रूड इनकम, ठीक है। अनअक्रूड इनकम का मतलब ये हो गया कि ऐसा इनकम जो भी अर्न नहीं हुआ है बट हमको पहले ही मिल गया है एडवांस में। तो ये एडवांस में मिला हुआ इनकम हमारा तो है नहीं, जो बिजनेस का खुद का है या जो बिजनेस को दूसरों से लेना है वही एसेट्स होता है। यहाँ ये ना तो बिजनेस का है ना तो बिजनेस को लेना है, ये बिजनेस को उल्टे देना है। यानी कि जब तक ये इनकम अर्न नहीं होगा तब तक के लिए हमारे पास किसी दूसरे का पैसा रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, राइट। तो आप लोग इसका लिस्ट बना लो, और अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे, क्योंकि आज टाइम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। आप लोग के टाइम बचे हैं कितने से, हमें लग रहा है कि 15-16 मिनट्स आर लेफ्ट। सो उतने देर में हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। बन गया लिस्ट, सभी का हो गया। आदर्श, आदर्श, यस सर। लिस्ट बना लिया आपने? हाँ समझ में आ रहा है कि एसेट और लायबिलिटी में क्या किया जाएगा? यस सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन करते करते हो जाएगा। पहले का सारा पीडीएफ आप देख लो और वीडियोस देखो तो सब समझ में आने लगेगा जो चैप्टर्स के भेजे हमने। ठीक, ठीक है, हम यहाँ ठीक पर है सर। हम यहाँ इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लिखेंगे, आप लोगों को सॉल्व करना है हमारे साथ। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर। सो थर्ड ट्रांजेक्शन इज bought goods of rupees 50,000 from Chetan on credit.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold for rupees 25,000 and last transaction है goods costing rupees 30,000 was sold to Harsh for rupees 40,000 on credit. ओके तो अब हम लोग को दिस 4 ट्रांजेक्शन्स के 5 ट्रांजेक्शन्स के हम लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। सो you all are knowing that how to prepare format. Okay, this is for serial number and this is for transaction. And when how many number of assets would be here? Okay, so assets, liabilities and capital. You see the format. तो ये होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन। और यहाँ क्या होता है ट्रांजेक्शन and this is what serial number or date. Okay, so पहले before starting the solution we must note that कि how many types of asset would be created. So you having the question students, just we do working note in another page कि in asset group how many types of asset would be created. So पहला क्वेश्चन क्या है कि बिजनेस started with cash rupees 4 lakhs और तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप खुद से सोचो कि आप क्या हो, आप अकाउंटेंट हो, यू आर नॉट एन ओनर। ओके, तो आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो पैसा क्या है, कैश है। और कैश किस कैटेगरी में आएगा, एसेट्स वाले साइड में आएगा। ठीक है, एसेट्स में कैश आ रहा है और ये पैसा कहां से रहा है, ओनर के पास से। तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल। पहले आप नोट बना लो कि क्या क्या हो रहा है हर ट्रांजेक्शन में। तो कैश आ रहा है हमारे पास और उतने ही रुपए से कैपिटल, तो एक कॉलम कैपिटल का बनेगा और एक कैश का बनेगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। सेकंड ट्रांजेक्शन है आपने गुड्स परचेस किया। तो जब गुड्स परचेस किया तो गुड्स क्या होता है, एसेट्स। मैंने अभी बताया था गुड्स या स्टॉक। और आपने कैसे परचेस किया है, कैश और क्रेडिट। तो कैश परचेस किया तो कैश का तो ऑलरेडी कॉलम बन चुका था फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, तो वहीं से एडजस्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन है, अगेन यू हैव परचेस गुड्स, यू हैव बॉट गुड्स बट ऑन क्रेडिट। तो गुड्स बनेगा तो गुड्स का तो कॉलम बन चुका है, आप परचेस कर रहे हो, गुड्स आ रहा है, लेकिन आपने उधार खरीदा। तो उधार खरीदा तो लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड में आपका जाएगा और किस नाम से बनेगा, क्रेडिटर्स। आपको पता है सप्लायर को क्रेडिटर कहते हैं जब हम गुड्स उधार खरीदेंगे। व्हेन वी परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट विल बी कॉल्ड क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज समथिंग सोल्ड फॉर, जो भी है। तो कैश आपने सेल किया तो आपके पास से गुड्स जाएगा और पैसा आएगा, तो इसका कॉलम अब अलग से नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने नोट कर लिया है। अब तीसरा आता है, अगेन आपने गुड्स पर सेल किया हर्ष को और क्रेडिट पे सेल किया, तो गुड्स तो कम होगा लेकिन पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने क्रेडिट पे सेल किया। तो जब हम गुड्स क्रेडिट पे सेल करेंगे तो इससे हमारा डेटर क्रिएट होगा, क्योंकि डेटर कौन होता है, कस्टमर होता है। और कौन सा कस्टमर, जिसको कि हम गुड्स उधार सेल करते हैं, और वो डेटर एसेट्स की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ड्यू फ्रॉम, हमें पैसा लेना है। तो टोटल एसेट्स में कैश, स्टॉक और डेटर नाम के एसेट्स बनेंगे, लायबिलिटीज में क्रेडिटर नाम का लायबिलिटीज बनेगा। सिर्फ कैपिटल तो अपने आप में यूनिक होता है। तो यहाँ एसेट्स में हम लिखेंगे ऊपर कैश, स्टॉक या गुड्स कुछ भी लिख सकते हो, और डेटर्स। फिर लायबिलिटीज में आप लिखोगे क्रेडिटर्स, फिर आप यहाँ कैपिटल को कैपिटल ही लिखेंगे।
ओके, कैपिटल को आप कैपिटल ही लिखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे और नीचे हम ये सब इरेज अप कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वर्किंग के लिए बनाते हैं कि एसेट्स में कौन कौन सा एसेट्स होगा ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग और लायबिलिटीज में क्या क्या होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसा कि है आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड। आप ट्रांजैक्शन में नंबर ये लिखिए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से? 4 लाख रुपीज से। तो आपके पास 4 लाख रुपीज आएंगे तो ये प्लस कर देंगे 4 लाख रुपीज कैश में। ठीक, लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन में स्टॉक का कोई रोल नहीं है, डेटर्स का कोई रोल नहीं है और क्रेडिटर्स का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन ये पैसा आया कहां से? ओनर के पास से। तो ओनर का जो भी पैसा होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं और कैपिटल वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। तो आप देखिए 4 लाख इधर भी एसेट्स में और 4 लाख इधर भी है, तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव हो रहा है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स, बॉट गुड्स ऑफ रुपीज 80,000। आपने फॉर कैश परचेस किया, तो अब बताओ कि गुड्स आपने 80,000 रुपए खरीदा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जाएगा। तो पैसा कितना जा रहा है? 80,000 रुपए और गुड्स कितना आ रहा है हमारे पास? 80,000 का। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद हम लोग न्यू इक्वेशन बनाएंगे। सॉरी, इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो यहाँ 4 लाख में से 80,000 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 3,20,000, क्योंकि पैसा गया, गुड्स आया आपके पास 80,000 का और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ये 4 लाख का 4 लाख ही रह गया। तो आप चेक कर लो, 3,20,000 plus 80 is equal to 4 lakh, right? Now third transaction, again you have bought goods, bought goods of rupees 50,000 on credit। आपने उधार खरीदा, आप लिख सकते हो ऑन क्रेडिट फ्रॉम होम, किससे खरीदा? तो यहाँ पैसे का कोई रोल नहीं है, उधार खरीदा तो, लेकिन गुड्स आपके पास आएगा 50,000 का और यहाँ डेटर का कोई रोल नहीं, बट आपने उधार खरीदा तो उधार जिससे भी परचेस करेंगे वो क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गया और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। तो अब हम लोग इसके बाद न्यू इक्वेशन बनाएंगे। पहली बार 2 ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन, उसके बाद से जितने ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे उसके बाद न्यू इक्वेशन। सो न्यू इक्वेशन, सो 3,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 0, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 50,000 ही रहेगा और यहाँ पे 4 लाख। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। सो है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, कितने रुपए का है? 1 मिनट, जस्ट आई वांट टू आस्क फ्रॉम आदर्श। आदर्श क्या है फोर्थ ट्रांजैक्शन? सर फोर्थ ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold for 25,000। ओके, गुड। तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000, हाँ ठीक है आदर्श, अनम्यूट कर लो आप। सो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 was sold of rupees, sold for rupees 25,000। तो आपके पास से पैसा क्या आ रहा है कितना? 25,000 रुपए आपके पास कैश आएगा और आपके पास से गुड्स कितना जा रहा है? 20,000 का। डेटा पे कोई 20,000। हाँ, तो गुड्स आपका 20,000 का माइनस होगा, ठीक है, लेकिन पैसा कितना आ रहा है? 25,000। तो अब आपको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ 5,000 का, तो 5,000 ये किसको मिलना चाहिए? ओनर को। तो ओनर में हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और उसके बाद न्यू इक्वेशन आप बनाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स 1 मिनट इज लेफ्ट, तो फटाफट हम लोग करते हैं न्यू इक्वेशन। आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर 3,45,000 और यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000 प्लस 0, यहाँ 50,000 और यहाँ 4,05,000। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, आदर्श कितने रुपए का है लास्ट ट्रांजैक्शन? सर लास्ट ट्रांजैक्शन है सर 30,000। सर
goods costing rupees 30,000 was sold to her 40,000 का सर. Okay, good. So goods costing rupees 30,000 sold for 40,000 on credit. On credit. तो अब जब 30,000 रुपए का गुड्स आप 40,000 रुपए में सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास पैसा तो आ नहीं रहा है, ठीक है, तो पैसे पे तो कोई जीरो इफेक्ट होगा, लेकिन गुड्स आपके पास से जा रहा है कितना 30,000 का, गुड्स माइनस कर दो और डेटर क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने कस्टमर को उधार सेल किया था, डेटर 40,000 रुपए से प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर पे कोई चेंज नहीं। अब डिफरेंस क्या आ रहा है, 30,000 का गुड्स 40,000 में बेचा तो हमको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट को कहाँ ऐड करेंगे, कैपिटल में, ठीक है। अब इसके बाद फाइनल इक्वेशन